नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भगवान चारभुजा जी की महाप्रसादी, 1100 किलो का भोग। पानेरियों की मादरी में 300 वर्षों पुरानी परंपरा। राजसमंद में शेर सिंह हत्याकांड की जांच में उलझी गुत्थी। राजा रघुवंशी की तरह ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रौनक सेठ बने रोटरी क्लब ऑफ कुशलगढ़ के अध्यक्ष। अर्पण कटारिया को सौंपा गया सचिव पद। राजस्थानी कथेतर साहित्य पर राष्ट्रीय परिसंवाद संपन्न। साहित्य अकादमी नई दिल्ली व बागड़ साहित्य एवं कला संस्थान का आयोजन। अरनौद के चुपना में जर्जर सड़कों से ग्रामीण परेशान। कीचड़ भरी सड़कों पर आवागमन मुश्किल, समाधान की मांग। बजरी माफियाओं की लापरवाही ने ली महिला की जान। बोलेरो की टक्कर से हुई महिला की मौत। बांसवाड़ा में हाईवे पर फंसी गर्भवती महिला को ले जा रही कार। बांसवाड़ा दाहोद हाईवे पर हुआ मामला, लोगों ने की मदद। श्री गातोड़ जी मंदिर की बदहाली पर भड़के भक्त। भक्तों ने उठाया सवाल, बजट कहां गया। युवा कांग्रेस ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। समस्याओं का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। 5 साल की मासूम से दरिंदगी, पड़ोसी बुजुर्ग गिरफ्तार। नील गाय से टकराई बाइक, युवक की इलाज के दौरान मौत। औजरिया सब्जी मंडी का रास्ता बना खतरा। सब्जी मंडी में सड़क कम, गड्ढे ज्यादा। जयपुर में आयोजित मॉक पार्लियामेंट में बांसवाड़ा की महिलाओं की दमदार भागीदारी। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर हुआ आयोजन। सास, पत्नी और साले ने मिलकर किया हमला। लोहे के दराज से फौजदार को लहूलुहान किया। चारागाह भूमि गौरक्षा गौशाला हेतु वर्गीकरण परिवर्तन हेतु ज्ञापन दिया। कसारवाड़ी में पंडित दीनदयाल अंत्योदय सक्षम शिविर आयोजित। ग्रामीणों को मिले विभिन्न विभागों से लाभ। बांसवाड़ा के किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। फसल बीमा और अनुदान भुगतान की मांग। कपड़े नहीं धोने पर पति ने की मारपीट। गुस्से में पत्नी ने खाया जहर। शादी के 3 माह बाद बड़ा घरेलू तनाव। एमजी अस्पताल में जारी है उपचार। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। मेनारिया समाज ग्राम पानेरियों की मादरी द्वारा अच्छी बारिश और देश की खुशहाली के लिए भगवान श्री चारभुजा जी की प्रसादी का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन पारंपरिक स्थल होली चौक नोहरा में संपन्न हुआ, जिसमें समाज के सभी परिवारों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। 11 क्विंटल चूरमा, चावल और दाल का भोग भगवान श्री चारभुजा जी को अर्पित किया गया। इस महाप्रसादी में करीब 700 परिवारों के 6000 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन की व्यवस्था में मेनारिया समाज के सैकड़ों युवाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। ग्राम सभा अध्यक्ष बद्रीलाल मेनारिया ने बताया कि समाज में रियासत काल से वर्षा की कामना को लेकर यह परंपरा 300 वर्षों से निभाई जा रही है। जब कृषि प्रधान समाज में बारिश नहीं होती थी, तब इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान चारभुजा जी की प्रसादी का आयोजन होता था। आज भी उसी श्रद्धा और निष्ठा के साथ यह परंपरा समाज में जीवित है। उन्होंने यह भी बताया कि मेनारिया समाज की विशेषता यह है कि सभी सामूहिक प्रसादी कार्यक्रमों में सबसे पहले माता बहनों को भोजन कराया जाता है, उसके बाद पुरुष प्रसाद ग्रहण करते हैं। ग्राम सभा प्रवक्ता कैलाश मेनारिया ने जानकारी दी कि वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के बाद प्रायः पूरे संभाग में अच्छी वर्षा होती है। कार्यक्रम में ग्राम सभा के संरक्षक जगदीश कचरावत
उपाध्यक्ष तुलसीराम कचरावत, शिक्षाविद धनलाल मेनारिया सहित अन्य पदाधिकारी, समाज के बुजुर्ग, गणमान्य सदस्य और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। राजसमंद शहर में हाईवे पर 24 जून को सरेआम कार से कुचलने के बाद धारदार हथियार से गला काटकर शेर सिंह की नृशंस हत्याकांड की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस अब हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह 20 बिंदुओं पर तहकीकात में जुटी है। प्रारंभिक अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए हैं बड़े ही चौंकाने वाले हैं और रिश्ते को शर्मिंदा करने वाले हैं। हालांकि हत्या का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा। लेकिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी व पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं वे सामाजिक रिश्ते के ताने बाने को झकझोर कर रख देने वाले हैं। राजसमंद पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह राव ने बताया कि कांकरोली थाना क्षेत्र में 4 लेन के प्रतापुरा ब्रिज पर खाखरमाला निवासी शेर सिंह की 24 जून को नृशंस हत्या की जांच में 1 दर्जन से ज्यादा बिंदु मुख्य आधार है। हालांकि अनुसंधान में मृतक व आरोपी के चरित्र की जांच भी शामिल है। ब्लाइंड हत्याकांड के अनुसंधान में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जो परिवार व समाज के रिश्ते को तार-तार कर देने वाले हैं। सारे तथ्यों का खुलासा तो मुख्य आरोपी राम सिंह रणावत की गिरफ्तारी होने के बाद ही हो पाएगा। मृतक शेर सिंह मुख्य आरोपी राम सिंह रणावत से जुड़े तमाम परिजन, रिश्तेदार भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं, जिनसे भी पूछताछ की जा रही है और उनके मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। इस तरह पुलिस ने मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी के हनीमून के दौरान मेघालय में जिस तरह से नृशंस हत्या हुई, कुछ उसी तरह राजसमंद के कांकरोली थाना पुलिस ने भी हर एक डाउट को क्लियर करते हुए एक-एक पहलुओं पर गहन तहकीकात में जुटी है। मुख्य आरोपी राम सिंह रणावत अभी फरार है, मगर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार संभावित जगह पर दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खाखरमाला आमेट निवासी शेर सिंह चुंडावत 35 वर्षीय पुत्र जोत सिंह बाइक पर जा रहा था, तब कार से पीछे से टक्कर मारकर गिराया और धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। कार सवार तीनों बदमाश फरार हो गए। एसपी मनीष त्रिपाठी द्वारा एएसपी महेंद्र पारिक, डीएसपी विवेक सिंह राव व थाना प्रभारी हंसाराम सिरवी के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में रिश्ते पर तकरार व मनमुटाव की बात सामने आई और जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ी वैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आते रहे। इस बीच जिस कार से बदमाश फरार हुए थे उस कार को ट्रेस करते हुए हत्या में शामिल 2 आरोपी प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी थाना के कारड़ा गांव निवासी 32 वर्षीय शौकीन कुमार भील पुत्र रामलाल भील और दुर्गा प्रसाद पुत्र राधेश्याम मेघवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटनास्थल की तस्दीक कराई। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूला की उदयपुर जिले के घासा थाना क्षेत्र के गोदेला निवासी राम सिंह पुत्र हरि सिंह रणावत की कहने पर हत्या की। बताएं सर। ये जो शेर सिंह हत्याकांड हुआ था, इस प्रकरण में पुलिस की मतलब कि जो केस स्टडी कर रही है पुलिस, कहाँ तक है अभी तक? यह एक ब्लाइंड मर्डर था। हमारे एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब, एडिशनल साहब और सभी अधिकारियों के निर्देशन में काफ़ी टीमें गठित करके काफ़ी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसमें ये हुआ कि एक कार में 3 युवक आए थे। कार को भी ट्रेस किया गया। उस कार के आधार पर, उस समय की लोकेशन के आधार पर हमने वारदात में जो शामिल थे 3 लोग, उनसे 2 व्यक्तियों को कल रात्रि को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी राम सिंह फरार है, जो यहाँ है नहीं, उसकी तलाश में विभिन्न जगह उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार टीमें गठित कर दबिशें दे रहे हैं। आज जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं उनको मतलब क्या रिमांड पे लिया है क्या? हाँ जी, अभी उनसे गहन पूछताछ होगी। 5 दिन के लिए रिमांड पे लिया हुआ है। मुख्य आरोपी कौन है? अब तक की तफ्तीश से मुख्य आरोपी राम सिंह हैं जो फरार हैं। अभी सर क्या माना जाए घटना के पीछे? अभी काफ़ी पहलू हमारे सामने आ रहे हैं, उन सभी पे अनुसंधान हो रहा है। जल्दी हम इसका भी खुलासा करेंगे। रोटरी क्लब ऑफ कुशलगढ़ की नई कार्यकारिणी वर्ष 2025-26 के लिए घोषित कर दी गई है। क्लब सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार रौनक सेठ को अध्यक्ष और अर्पण कटारिया को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कोटा शहर में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रज्ञा मेहता ने शपथ दिलाकर कार्यभार सौंपा। रौनक सेठ एक अनुभवी और सक्रिय समाज सेवी है जो वर्षों से रोटरी क्लब से जुड़े रहकर विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में योगदान दे रहे हैं। वही अर्पण कटारिया भी क्लब के संगठनात्मक कार्यों में विशेष दक्षता रखते हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष व सचिव ने अपने अपने पद की जिम्मेदारी संभालते हुए क्लब को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्प के साथ जन सेवा को प्राथमिकता देने की बात कही। रोटरी क्लब ऑफ कुशलगढ़ आने वाले वर्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी अनेक पहले प्रारंभ करने की योजना बना रहा है। अरनौद उपखंड के चुपना गांव में सड़कों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे और कीचड़ ने ग्रामीणों का जीवन मुश्किल कर दिया है। बारिश के समय मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। कीचड़ भरी सड़कों के कारण बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई बार बच्चे फिसल कर गिर जाते हैं, जिससे अभिभावक चिंतित है। गांव के निवासी चैनराम डांगी और जीवनलाल डांगी ने बताया कि बरसात में सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। गांव में न तो नाली की व्यवस्था है और न ही सड़क की मरम्मत की जा रही है। चैनराम ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार सड़कों की मरम्मत की मांग की है। उनका कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीण चाहते हैं कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराई जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई और आमजन का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। साहित्य अकादमी नई दिल्ली व वागड़ साहित्य एवं कला संस्थान बांसवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में समकालीन राजस्थानी कथेतर साहित्य विषय पर एक दिवसीय परिसंवाद का आयोजन बांसवाड़ा के भारतीय विद्या मंदिर B.Ed कॉलेज सभागृह में हुआ। 4 सत्रों में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के ख्यातनाम कवि व आलोचक प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन देव चारण, प्रतिष्ठित कवि व कथाकार प्रोफेसर सत्यनारायण साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित, प्रतिष्ठित कवि व कथाकार डॉक्टर मगध बादल, डॉक्टर माधव हाड़ा सहित कई राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मिलित हुए। उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन देव चारण ने कहा कि वास्तव में देखा जाए तो समकालीन राजस्थानी कथेतर साहित्य स्मृति प्रधान सृजन है। उन्होंने कहा कि जो कथा नी है, जो कथा से इतर है, वो कथेतर साहित्य है। राष्ट्रीय राजस्थानी परिसंवाद के संयोजक हर्षवर्धन सिंह राव ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित कवि व कथाकार प्रोफेसर सत्यनारायण थे। उन्होंने कहा कि विश्व कथेतर साहित्य आपदा की विधा है। समकालीन राजस्थानी कथेतर साहित्य भारतीय साहित्य से कमतर नहीं है। वागड़ साहित्य संस्थान के अध्यक्ष एवं समारोह के विशिष्ट अतिथि महिपाल सिंह राव ने कहा कि राजस्थानी भाषा साहित्य का विपुल साहित्य भंडार है, जिस पर शोध की महत्ती दरकार है। संस्थान सचिव जय सिंह राव ने भी विचार व्यक्त किए। साहित्य अकादमी के उप सचिव डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश ने स्वागत उद्बोधन दिया। सत्र का संचालन सतीश आचार्य ने किया। इसके बाद प्रतिष्ठित विद्वान माधव नागदा एवं डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित 2 अलग अलग साहित्यिक सत्रों में सूर्यकरण सोनी, चैतन्य मालव, नेहा गुप्ता व हिमेश उपाध्याय ने अपने पत्र वाचन किए। सत्रों का संचालन राम पंचाल व हेमंत पाठक राही ने किया। समापन सत्र में कवि कथाकार डॉक्टर मगध बादल, रचनाकार डॉक्टर माधव हाड़ा, वागड़ी रचनाकार कमलेश कमल ने विचार व्यक्त किए। प्रकाश पंड्या ने भी आभार व्यक्त किया।
संचालन ब्रिजमोहन तूफान ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेश कुमार साल्वी, उपेंद्र अणु, डॉक्टर किरण बादल, डॉक्टर वीणा हाडा, हरीश आचार्य, नरेंद्र मदनावत, दिनेश प्रजापति, भागवत कुंदन, भरत चंद्र शर्मा, डॉक्टर सरला पंड्या सहित अनेक प्रतिष्ठित रचनाकार, भाषा साहित्य प्रेमी व शोध छात्र मौजूद रहे। साहित्य अकादमी मुख्य रूप से 24 भारतीय भाषाओं में और इससे अलग हट करके जो दूसरी भाषाएं हैं जिनका लिखित साहित्य है या वाचिक साहित्य है, उनके साहित्यकारों को भी, उनके साहित्य को भी आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। और इसमें 3 स्तरों पर काम हो रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष 100 पुरस्कार भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिए जाते हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुस्तकों का प्रकाशन करती है। विभिन्न भाषाओं में अकादमी की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, जिनकी संख्या प्रत्येक वर्ष लगभग 400 के आसपास पुस्तकें हर साल हम लोग प्रकाशित करते हैं। और फिर तीसरा स्तर है कार्यक्रमों का आयोजन। कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से जो विभिन्न भाषाओं का श्रेष्ठ साहित्य है उसको साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाने के लिए एक प्रयास होता है। और इस तरह से अकादमी विभिन्न भाषाओं के जो भाषा क्षेत्र है उन भाषा क्षेत्रों में जाकर के कार्यक्रमों का आयोजन करती है और कोई भाषा क्षेत्र उपेक्षित न रहे इसका भी ध्यान रखा जाता है। कुछ कार्यक्रम ऑनलाइन भी आयोजित किए जाते हैं और प्रत्येक वर्ष इस तरह से लगभग 600 कार्यक्रमों का आयोजन अकादमी के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में यह आयोजन हम लोगों ने यहाँ किया है बांसवाड़ा में, जो राजस्थानी भाषा में कथेतर साहित्य पर केंद्रित है। अभी कल एक आयोजन हम लोगों ने किया था डूंगरपुर में, जो वागड़ अंचल के जो भक्ति परंपरा है उस पर केंद्रित था। तो इस तरह से अकादमी भाषाओं के साहित्य के संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। जी सर, आपका नाम? देवेंद्र कुमार देवेश, उप सचिव साहित्य अकादमी। ये जो साहित्य अकादमी है, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली, उनकी ओर से ये कार्यक्रम है। हम इसके आयोजक हैं। यहाँ हमारी संस्था है वागड़ साहित्य कला संस्थान बांसवाड़ा, जो मैंने 2013 में स्थापना की थी। उसमें ये लगभग 4था प्रोग्राम शायद एकेडमी का हो रहा है। और इसमें जो राजस्थानी भाषा के विद्वान हैं वो और हमारे यहाँ के जो वागड़ी में जो साहित्यकार लिखते हैं उन सब ने मिलकर के और ये आयोजन किया है। और इसमें कथेतर साहित्य विषय दिया है, जिसका अर्थ है कि पारंपरिक जो अपना साहित्य है उसके इतर, उससे परे जो भी साहित्य होता है, जैसे यात्रा वृत्तांत हैं, दूसरी तरह के अनुभव हैं, उन सब के ऊपर पत्रवाचन होंगे। वागड़ी में भी पत्रवाचन होंगे और उन पे चर्चा होगी। और ये 1 दिवसीय गोष्ठी इस नाते से हमने यहाँ आयोजित की है। चित्तौड़गढ़ जिले में बजरी माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। सोमवार सुबह उनकी लापरवाही ने एक और निर्दोष की जान ले ली। रोंग साइड से तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया। यह दर्दनाक घटना सदर थाना क्षेत्र के बराड़ा पुलिया के पास हुई है। जानकारी के अनुसार बजरी से जुड़ी बोलेरो गाड़ी ने बराड़ा से औरुंद की ओर जा रही बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर रमेश जटिया, सुगना जटिया और कमला जटिया सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों सड़क पर दूर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कमला बाई को मृत घोषित कर दिया। वहीं रमेश और सुगना की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उदयपुर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बोलेरो वाहन व चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। घटना के बाद इलाके में गहरा आक्रोश फैल गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाजजन जिला अस्पताल पहुंचे और बजरी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नाम आपका? चेतन जटिया साहब। किस तरह की घटना हुई है? ये एक मोटरसाइकिल पर 3 जने, 2 लेडीज और एक पुरुष, मेजी नाम के पुरुष थे और कमला और सुगना, तीनों जने मोटरसाइकिल बेड से बराड़ा से औरुन जा रहे थे। तभी रोंग साइड से चेक पोस्ट की गाड़ी बोलेरो, जो कि बिना नंबर की थी, बड़ा पुलिया के नीचे,
वो तेज़ रफ्तार से रोंग साइड की तरफ से आकर इनको टक्कर मारी, जिनमें कमला बाई की मौके पर मृत्यु हो गई है और 2 जने अत्यधिक घायल हैं, जिनको उदयपुर रेफर किया गया है। अभी किस तरह की मांग की जा रही है यहाँ पे? मांग तो क्या, उन पर कार्रवाई हो और पीड़ितों को अच्छा न्याय मिले और उनको मुआवजा की मांग कर रहे हैं हम सब ये लोग। बोलेरो किन की थी? चेक पोस्ट वालों की थी, बजरी माफिया की। बांसवाड़ा दाहोद हाईवे पर हमीरपुरा से पाड़ी कला तक सड़क की हालत बेहद खराब है। जगह जगह गहरे गड्ढे हैं। एक बार फिर इन गड्ढों ने लोगों को परेशान किया। ग्लोबल कॉलेज के पास एक इको गाड़ी बड़ा गड्ढा पार करते समय फंस गई और टायर फट गया। गाड़ी में एक महिला को डिलीवरी के लिए बांसवाड़ा ले जाया जा रहा था। हादसे के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। आसपास के लोग और युवक मदद के लिए आगे आए व टायर बदला गया। इसके बाद गाड़ी रवाना की गई। घटना से प्रभावित होकर बड़ौदिया के मयूर सोलंकी पुत्र नारेंग सोलंकी ने अपने साथियों के साथ खुद के खर्चे पर ट्रैक्टर में रेत भरवाया, बारिश से बने गहरे गड्ढे को भरा। मयूर ने कहा कि आज यह महिला फंसी है, कल कोई और फंसेगा। रात में कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इसी सोच से उन्होंने यह कदम उठाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब शासन प्रशासन से उम्मीद करना बेकार है। जहां भी गड्ढे दिखे लोग खुद ही भरे। 1 माह पहले अनिल हरिजन ने भी बड़ौदिया से पाड़ीकला तक गड्ढे भरे थे, लेकिन बारिश के बाद फिर से गड्ढे बन गए हैं। हमीरपुरा से पाड़ीकला तक सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। एक तरफ भारी वाहन निकलते हैं, दूसरी तरफ गड्ढों से बचना मुश्किल हो गया है। बारिश का पानी गड्ढों में भर जाता है, गहराई का अंदाज नहीं लगता है। वाहन चालक बचना भी चाहे तो गाड़ी गड्ढे में ही चली जाती है। हमीरपुरा से बड़ौदिया के बीच आए दिन हादसे हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बाइक सवार इसकी चपेट में आते हैं। स्थानीय लोगों में प्रशासन की अनदेखी को लेकर भारी आक्रोश है। प्रतापगढ़ और सलूम्बर जिले की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री गातोरजी धाम वीरपुर में अव्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर परिसर की दुर्दशा और लापरवाह प्रबंधन से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर परिसर में गंदगी का आलम इस कदर है कि श्री गातोर जी की बावड़ी में गंदा पानी और कूड़ा जमा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह एक पवित्र स्थल है, लेकिन यहाँ की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से नदारद है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर विकास और व्यवस्थापन के लिए पूर्व में 1,30,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन मौके पर ऐसा कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है जिससे यह कहा जा सके कि यह राशि मंदिर पर खर्च हुई है। गांव के रामा निवासी गजराज सिंह ने मंदिर की दयनीय स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यह पैसा सही ढंग से उपयोग होता तो आज गातोर जी धाम में बड़ी सुविधाएं हो सकती थी। अब सवाल यह है कि यह पैसा गया कहां? श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की मांग है कि मंदिर की व्यवस्था की निष्पक्ष जांच हो और संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। नमस्ते, गातोर धाम की जय। हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, सुबह 6 बजे से निकले हैं और आज सालों से आ रहे हैं। यही परिसर और ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जबकि हमने सुना है यहाँ 1,30,00,000 दान दाता के दिए हैं, दान बामाशाहों ने, तो वो पैसा अभी तक इस धाम में क्यों नहीं लगा है? वही की वही परिस्थिति क्यों बनी हुई है? वही कीचड़, वही गंदगी, वही सब कुछ। क्या गातोर धाम का उद्धार नहीं हो सकता? यहाँ पर सफाई परिसर, अच्छी सुविधाएं नहीं हो सकती? जब है तो सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं? आने वाला यात्रीगण दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं और वही परेशानी और कुछ ठहर के चले जाते हैं। आपको इस जगह पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या नजर आया? यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा गंदगी ही नजर आई। हर जगह कीचड़, मक्खी, मच्छर, बैठने के लिए सुविधा नहीं, आने वाले दर्शनार्थियों के लिए जगह नहीं, लाइन बना के जाना है। ऐसा परिसर कर रखा है कि थोड़ी सी भी भीड़ भड़ाका हो तो इंसान कुचल जाए। इससे में कभी भी कुछ भी नुकसान हो सकता है। प्रकृति कब क्या रूप ले कोई कह नहीं सकता। इसलिए कम से कम प्रांगण ऐसा होना चाहिए कि जितने भी भीड़ हो, बाहर खड़ी रह के मंदिर तक जाने आने की सुविधा अच्छी हो। बहुत स्पेस कम कर रखा है मंदिर का और खड़े रहने के लिए गाड़ियों की बहुत जगह कर रखी है, तो मंदिर के लिए भी इतना बड़ा स्पेस होना चाहिए। साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छी धर्मशालाएं होनी चाहिए, आने वाले व्यक्ति यहाँ ठहर सके ऐसा होना चाहिए। कोई ठहरना चाहे, यहाँ लेडीज के लिए कोई सुविधा ही नहीं है।
सुबह से आई हुई लेडीज यहाँ पर अगर बाथरूम सुलभ शौचालय बना हुआ है उस पे लोग लगा रखा है, ताला जड़ा हुआ, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगा इंसान? जेंट्स से बाहर भी यहाँ चारों ओर दुकानें लगा रखी है, खुले प्रांगण में तो कहीं जाने से रहे। तो जब ये नॉर्मल सुविधा जो होनी चाहिए वो तो कम से कम मंदिर में हो। इतना तो मंदिर में आता ही है, दान धर्म सब करने वाले हमारे सारे धार्मिक लोग यहाँ आते हैं और सालों सालों से मंदिर बना हुआ है, मंदिर की वही स्थिति है अभी तक। तो यहाँ पर क्यों नहीं है वो सब सुविधाएं? हमारे यही अर्ज है कि सुविधा बनाए यहाँ पे, लेडीज वगैरह यात्री वगैरह वहाँ से आया करें। 80 लोग जब भगवान के दर्शन करना है, बहुत पुराना मंदिर है। मैं भी छोटी तो 60 साल की उम्र हुई तो भी यहाँ आते रहते। कोई मन्नत मांगता है, कोई खुशी से आता है, कोई रहता है भगवान के दर्शन करने आता है, लेकिन कोई नहीं यहाँ पे। शौचालय है तो भी ताला जड़ा हुआ है। जय गातोर दादा, मैं आसपुर से हेमा मेहता यहाँ पे बहुत सालों से दर्शन करती आई हूँ। बस ये यहाँ पर जो भामाशाहों ने राशि दी हुई है आज से 4 साल पहले 1,30,00,000 रुपए, तो आपके माध्यम से और मेरी इच्छा है कि यहाँ पे उसका सदुपयोग हो, निज मंदिर का प्रांगण बढ़ा दिया जाए और सही जगह उसका सदुपयोग हो। इसलिए हर दिन और इसके आगे सभी लोग सहयोग करें। धन्यवाद। हाँ जी साहब, मैं रामा से हूँ, आसपुर के पास में गांव है मेरा, और मेरे को यहाँ आते आते 20 साल मुझे हुए हैं, हमारी चौथी पीढ़ी है और मैं भी 20 सालों से आ रहा हूँ। उसमें सारी अव्यवस्थाएं देखते हुए थोड़ा कहीं न कहीं मन को पीड़ा हुई कि मंदिर का हमारे जैसे यात्रियों का, जैसे अभी दादू भाई ने बताया, भाई साहब ने बताया, इसी तरह से ऑल इंडिया से पैसा आया, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान सभी क्षेत्र से यात्री लोगों का पैसा है और उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और यहाँ कहीं न कहीं कुछ लोगों से मैंने ऐसा सुना कि साहब हमारे पास तो 1,30,00,000 रुपये का बजट पड़ा है। अब यहाँ पे तो 1,30,00,000 रुपये में तो मंदिर चमन बन जाए, तो वो पैसा आप, अगली बार भी मैंने आपको यही बताया था, आज भी बोल रहा हूँ, गातोर जी भगवान के कौन से बच्चे की शादी करवानी है जो आप 1,30,00,000 रुपये दबा के बैठे हैं। और यहाँ पे भगवान हमारे और यात्री 10-10 रुपये की चीज़ के लिए मोहताज है। बिस्तरी की बोतल 20 रुपया दे के बाहर से ला रहे हैं हम, और यात्री आने वाला हर कोई यात्री कुछ न कुछ दे के जा रहा है। हम तो सिर्फ यहाँ भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं, बाकी तो कुछ न कुछ नारियल खरीदता है 2 पैसा देगा, पेट्रोल भरवाता है या वीरपुरा में 2 पैसा देगा, थाली में 2 पैसा रख रहा है, पेटी में 2 पैसा रख रहा है, कोई जाजम चढ़ा रहा है, कोई बिस्तर चढ़ा रहा है, कोई बर्तन चढ़ा रहा है। तो यहाँ की जो जितनी भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति यात्रियों की है, और यात्री इतना दुखी है कि रात्रि में यहाँ रुकने के लिए डरता है इसलिए साहब कि इस प्रांगण में रात्रि को कोई नहीं होता, सिर्फ चोर उचक्के कुत्ते, इसके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा। CCTV, इतना बड़ा प्रांगण है, हजारों की पब्लिक में यात्री आ रहे हैं, आपके पास CCTV की व्यवस्था नहीं है, आपके पास में पानी की नल की व्यवस्था नहीं है, आपके पास में लाइट की व्यवस्था नहीं है, आपके पास में रात्रि को अगर कोई यात्री यहाँ रुकता है तो बिस्तर की आपके पास में व्यवस्था नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की आपके पास में व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मैं वापस दोहराऊंगा आपको फिर कि आज से 10 दिन पहले ऐसी हालत थी कि मैं खुद आया तो गोबर पड़ा इतना था, तो मैंने पैंट ऊंची चढ़ा के अंदर दर्शन किया। दूसरे दिन मैं आसपुर से लेबर लाया हूँ मेरे निजी खर्चे से, और पूरा दिन लेबर रख के मैंने 60 ट्रॉली कचरा निकलवाया है। जो कचरा बाहर के लोगों ने डाला नहीं है, आपके जो नारियल का समझो, दूसरा समझो, जो कचरा तो आप लोगों का किया हुआ है। तो प्रांगण में भी साफ सफाई नहीं है, अंदर भी साफ सफाई नहीं है, तो यात्री कहीं न कहीं यहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहा है साहब। और यहाँ आता भी है यात्री, रात्रि विश्राम करेंगे तो 7 और 8 बजे रुकने के बाद में उसको डर लगती है, तो वापस गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है कि साहब यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। इसलिए आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन से यह निवेदन करना चाह रहे हैं कि लोकल प्रशासन हो, कलेक्टर साहब हैं, SDM साहब हैं, सबका सहयोग अभी तक शानदार सहयोग प्रशासन का रहा है, और फिर हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा कि आपका सहयोग इसी तरह से रहे। और ये किसी का निजी काम नहीं है, इनमें जो भी कमियां हैं, पैसा किसके पास पड़ा है, पैसा विकास में क्यों नहीं लग रहा है, गंदगी क्यों नहीं लग रही है, इतनी क्यों हो रही है, तो यात्रियों को कहीं न कहीं सुविधा मुहैया कराए, और बाकी पंडित का काम करे, आप व्यापारी आपका काम करो, हमें कोई किसी चीज़ से कोई स्थल है सर, धार्मिक स्थल का यूज धार्मिक स्थल के हिसाब से होना चाहिए, न कि ये कचरा पात्र और एक आम पब्लिक की भी जगह होती है, तो उसकी भी मतलब व्यवस्था ढंग से होनी चाहिए। आज रात की 10 बजे अगर या 9 बजे या आते हो तो आपको 5-7 लोग शरारती तत्व मिलेंगे। 10 बजे मंदिर पर प्रांगण में आपके ऐसे लोगों को, असामाजिक तत्वों की यहाँ कहाँ जरूरत है साहब, कहाँ जरूरत है? सिक्योरिटी होगी, यहाँ की व्यवस्था ढंग की होगी तो। आज अगर मैं आया या दादू भाई आया या भाई साहब खड़े, इनमें से कोई आया
पति पत्नी के साथ आ रहा है तो वो तो यहाँ 5-10 लोगों को बाहर बैठे देख के डरेगा, असुरक्षा महसूस करेगा। आज सावरिया जी में इतनी पब्लिक रात्रि विश्राम कर रही है, इडाड़ा माता में रात्रि विश्राम कर रही है, बेणेश्वर में रात्रि विश्राम कर रही है, विजया माता में रात्रि विश्राम कर रही है, तो यहाँ पे रात्रि विश्राम पब्लिक क्यों नहीं कर रही है? इसकी वजह आप लोगों, कहीं आप लोगों की कमियां है। और तीसरी चीज, मैं फिर से ये कटु सत्य बता रहा हूँ, किसी की बाप की बपोती जागीर नहीं है, ये प्रभु सबका है, अमीर का भी है, गरीब का भी है, और यात्रियों का जो रुपया है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। युवा कांग्रेस गढ़ी इकाई ने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन अर्थुना तहसीलदार को सौंपा है। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि इन सभी समस्याओं का समय पर निस्तारण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में क्षेत्र में बिजली की लगातार हो रही अघोषित कटौती से आम जनता और किसान के परेशान होने, महात्मा गांधी नरेगा योजना कई महीनों से बंद होने से जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का संकट गहराने, वृद्धों और जरूरतमंदों को समय पर पेंशन नहीं मिलने से हो रही आर्थिक कठिनाइयों और किसानों को बुवाई और फसलों के लिए समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिससे उनकी उपज प्रभावित होने की बात कही। युवा कांग्रेस प्रदेश के नेतृत्व के निर्देशानुसार यह ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। इस दौरान समाज सेवी कल्पित कोठारी, यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय समन्वयक एवं विधानसभा धरियावाद प्रभारी कुलदीप पंड्या, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मनीष कुमार हुवोर, बतार सरपंच ललित पाल, ललित चरपोटा, करण डामोर, धना खाट, दीपक रामलाल, तेज किरण, नीलेश रोत, करण खाट, महेश प्रकाश, पंकज विधान, रोहित और अन्य कई युवा साथी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि इन समस्याओं का तुरंत ध्यान दिया जाए और उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अजमेर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची को पड़ोसी बुजुर्ग की हैवानियत का शिकार होना पड़ा। कृष्णगंज थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मासूम का मेडिकल भी करवाया है और मामले की गहनता से जांच में पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के अनुसार अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी बुजुर्ग ने ही दरिंदगी की। यह घटना मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है, जब बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। आरोपी बुजुर्ग ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया और उसके साथ अमानवीय कृत्य किया। बच्ची के घर पहुंचने पर उसने अपने परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तत्काल कृष्णगंज थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर बच्ची और उसके परिवार से जानकारी ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना किसी देरी के आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के साथ साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत मामला दर्ज किया। कृष्णगंज थाना पुलिस के एएसआई किशन सिंह ने बताया, हमें सूचना मिली कि एक 5 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी बुजुर्ग ने दरिंदगी की है। हमने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची का मेडिकल कराया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।
पुलिस ने पीड़ित बच्ची के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और उन्हें परामर्श भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर समाज को झकझोर कर रख दिया है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोग आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के डुंगरा गांव के पास एक बाइक सवार युवक की नीलगाय से टकरा जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद घायल युवक को स्थानीय अस्पताल छोटी सरवन में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। हालत गंभीर होने के कारण उसे बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल और फिर वहां से उदयपुर के लिए रेफर किया गया। हालांकि उदयपुर में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कांतिलाल पुत्र धनजी निवासी खरवाड़ा थाना घंटाली के रूप में हुई है। दानपुर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल कृष्णपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। क्षेत्र में आवारा वन जीवों की आवाजाही को लेकर अब सुरक्षा की मांग उठ रही है। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र स्थित ओजरिया सब्जी मंडी तक जाने वाला रास्ता आम जन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सोमवार दोपहर 1 बजे स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने बताया कि मंडी जाने वाली सड़क पर सड़क कम और गड्ढे ज्यादा है। व्यापारियों के अनुसार मंडी से शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर लगभग 5 फीट गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले एक व्यापारी की बाइक गड्ढे में गिर गई, जिससे बाइक के 2 हिस्से हो गए और चालक को गंभीर चोटें आई। व्यापारियों का कहना है कि इस मार्ग की बदहाली के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई सुधार कार्य नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर न तो पुलिस की गश्त होती है और न ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आए दिन चोरी और लूट की घटनाएं सामने आती है, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। मंडी अध्यक्ष यूसुफ मेवावाला ने बताया कि कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद न तो सड़क दुरुस्त की गई और न ही सुरक्षा बढ़ाई गई। लोगों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप करे और सड़क सुधार के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। यहाँ पे पूरा जो बाईपास बना हुआ है, यहाँ से लेके मंडी से लेके पूरा मेन रोड तक पूरा गड्ढे ही गड्ढे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी आने वाली गाड़ी है, सब्जी वाली है, वो भी यहाँ पे कितनी बार 3-4 बार एक्सीडेंट हो गया है। हमारे आने में तकलीफ होती है। सुबह में यहाँ पे हम स्कूटी से वहाँ से इतनी दूर से आते हैं, तो कभी कभी मामला भी 1-2 बार यहाँ पे वारदात हो चुकी है। हमारे यहाँ पप्पू भाई भी गिर गए एक बार स्कूटी से, यहाँ पे उनको भी लगी है, चोट वोट लगी है उनको भी। और मामले यहाँ पे रात को भी चोरी होते हैं यहाँ पे कोई पुलिस का भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे आसपास में कोई भी। तो हमारा को पुलिस की व्यवस्था चाहिए, रोड की भी मरम्मत होनी चाहिए यहाँ पे। आपका कहना ये है कि सड़क कम और गड्ढे ज्यादा, यही कहना चाह रहे हो? सड़क कम और गड्ढे ज्यादा है, रोड की भी मरम्मत चाहिए हमारे को, पुलिस की भी व्यवस्था चाहिए। यहाँ पे रात में चोरियां लूटपाट ये होती रहती है यहाँ पे आसपास में। कितनी वारदात हो चुकी है, कितनी बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन मंडी की कोई भी सुनवाई हो नहीं रही। जयपुर में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित मॉक पार्लियामेंट में बांसवाड़ा की महिलाओं ने प्रभावशाली भागीदारी निभाई। इस आयोजन में पूरे प्रदेश से महिलाओं ने विपक्ष की भूमिका में सांसद बनकर संसद की कार्यवाही का मंचन किया। इस मॉक पार्लियामेंट का आयोजन एक नकली संसद भवन में किया गया, जहां विपक्ष की भूमिका में बांसवाड़ा से शीतल भंडारी ने हिस्सा लिया और शत्रुघ्न सिन्हा की भूमिका निभाई। उन्होंने जन मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाते हुए अपने अभिनय और वक्तव्य से दर्शकों की सराहना प्राप्त की। इस आयोजन में बांसवाड़ा से शीतल भंडारी, जिला अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा मीना ताबियार, पिंटू चरपोटा, ममता कटारा ने मॉक पार्लियामेंट में इन सभी ने विभिन्न विषयों पर बहस की और आपातकाल के दौर में विपक्ष की भूमिका को सजीव रूप से प्रस्तुत किया। भाजपा महिला मोर्चा बांसवाड़ा के नेतृत्व में यह भागीदारी महिला के नेतृत्व और राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक बनी। शीतल भंडारी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य आपातकाल के दौर में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगे प्रतिबंधों को याद करना और लोकतंत्र के महत्व को समझाना था। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव सातपुरा में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रविवार देर रात एक महिला ने अपनी मां और भाई के साथ मिलकर पति पर लोहे की दराज से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके सिर में करीब 25 टाके आए हैं।
घायल प्रवीण ने बताया कि उसकी पत्नी लक्ष्मी बीते 3 महीनों से मायके वालों के कहने पर उस पर 5 लाख रुपए लाने का दबाव बना रही थी। रविवार रात करीब 12 बजे लक्ष्मी की मां और भाई हरिचंद्र घर पहुंचे और पैसों को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। जब प्रवीण ने रुपए देने से इनकार किया तो तीनों ने मिलकर उस पर लोहे की दराज से हमला कर दिया। प्रवीण के अनुसार उसकी पत्नी हमले में सबसे ज्यादा हमलावर रही, जिसने लगातार सिर और हाथों पर वार किए। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी राजेंद्र मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर किसी तरह से उसकी जान बचाई। घायल प्रवीण को उसका भाई किशन आरबीएम अस्पताल में ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। प्रवीण पेशे से राजमिस्त्री है और उसकी शादी वर्ष 2004 में लक्ष्मी से हुई थी। दंपति के 2 बेटे और 1 बेटी है। प्रवीण ने बताया कि लक्ष्मी कई बार बिना बताए घर से गायब हो जाती है और उसे मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान करती रही है। रुदावल थाना क्षेत्र के एसआई घनश्याम सिंह ने बताया कि अभी तक पीड़ित की ओर से कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। जैसे ही शिकायत मिलती है, आरोपियों के खिलाफ जांच व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। आदित्य गौ रक्षा सेवा समिति ने आज कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार मनोहर बारिया को ज्ञापन दिया। राजस्व ग्राम मोर तहसील कुशलगढ़ खसरा संख्या 181/1 की चारागाह भूमि गौशाला हेतु वर्गीकरण परिवर्तन हेतु ज्ञापन दिया। आदित्य गौ रक्षा सेवा समिति कुशलगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है। संरक्षण गो वंश रक्षा, जैविक खेती एवं ग्रामीण उत्थान के उद्देश्य से कार्यरत है। कुशलगढ़ तहसील के राजस्व गांव मोर में स्थित 181/1 की चारागाह भूमि पर एक आदर्श गौशाला करना चाहता है, जिसमें लगभग 20 से 30 गोवंशों को संरक्षण गो उत्पादों का निर्माण एवं ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रस्तावित है। ज्ञापन सौंपा में गो रक्षक सुधीर सुवर्णकार, हेमेंद्र पंड्या, मुकेश अग्रवाल, लीना ठाकुर, नितिन कलाल, पिंटू फतरोड, भावेश राठौर, अक्षय व्यास, नेमिश बैरागी, जिम्मी टेलर, रक्षित राव, ऋषभ मेहता, सन्नी शर्मा, भूमित पंचाल, सोनू पिठाया, यश टेलर, आदिश रणावत, खुश ठाकुर, नमन प्रजापत, निहाल बाफना, अक्षर डिंडोर, जयमाली, प्रिंस तेली, वीरन्य विष्णु, समीर एवं गौ रक्षा दल कुशलगढ़ के सदस्य उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत कसारवाड़ी में पंडित दीनदयाल अंत्योदय सक्षम शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र ग्रामीणों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया गया। शिविर प्रभारी भू अभिलेख निरीक्षक जगदीश कुमार नाई ने सभी ड्यूटी क्रमिकों की उपस्थिति जांची और विभागवार योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ लाभार्थियों को तत्काल लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। सज्जनगढ़ तहसीलदार हरीश जोशी ने शिविर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बांसवाड़ा जिले के सैकड़ों किसानों ने अपनी लंबित फसल बीमा और आपदा राहत राशि को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि बीते कई वर्षों से उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि अब तक नहीं मिली, जिससे वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ज्ञापन में किसानों ने 5 प्रमुख मांगे रखते हुए तत्काल प्रभाव से राशि भुगतान की मांग की है। किसानों ने बताया कि वर्ष 2021, 2022 और 2023 के खरीफ फसलों के बीमा का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। कुल 1200 किसानों को लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। फाइलें कृषि आयुक्तालय जयपुर व जिला कृषि कार्यालय बांसवाड़ा से भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि रिलायंस कंपनी द्वारा बीमा कंपनी को इंदुजा प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के कारण यह भुगतान अटक गया है।
किसान चाहते हैं कि प्रशासन आदेश जारी कर भुगतान करवाए। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022 में आपदा राहत के तहत 5,000 किसानों को अनुदान मिला था, परंतु अब तक भुगतान नहीं हुआ। किसानों की जमीनें 2 अलग-अलग पटवार मंडलों में होने की वजह से 2 जगह आवेदन कर दिए गए थे। अब सरकार द्वारा बनी फार्मर आईडी को आधार मानते हुए भुगतान का आदेश दिया जाए। किसानों ने कहा कि कृषि विभाग के पोर्टल पर रबी 2023 फसल बीमा योजना के तहत 8,231 किसानों को 97 लाख रुपए भुगतान योग्य बताया गया है, लेकिन यह राशि अभी तक किसानों के खाते में नहीं आई है। किसान चाहते हैं कि इसकी जांच शीघ्र कर भुगतान कराया जाए। इसी तरह खरीफ 2024 में बांसवाड़ा जिले के 7 तहसीलों में 33% से अधिक फसल खराब हुआ। राज्य सरकार ने 819 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया, लेकिन किसानों को अभी तक राहत राशि नहीं मिली। वहीं बागीदोरा तहसील के छींच और बोडीगामा पटवार मंडलों ने 2024 फसल कटाई प्रयोग किसानों के पक्ष में आए थे। इसके बावजूद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ नहीं मिला। किसानों ने मांग की है कि सभी लंबित भुगतान को प्राथमिकता से निपटारा कर राहत प्रदान किया जाए। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र के डेरी गांव में एक नवविवाहिता द्वारा जहर खा लेने का मामला सामने आया है। घटना सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है, जब घरेलू विवाद के चलते महिला ने यह आत्मघाती कदम उठाया है। परिजनों के अनुसार अनीता पत्नी और उसके पति अनिल की शादी को 3 माह ही हुए थे। सोमवार को पति अनिल ने कपड़े नहीं धोने की बात को लेकर अनीता से विवाद और मारपीट की, जिस पर नाराज होकर अनीता ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। घटना के बाद परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। अनीता को एमजी अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर है। घटना की सूचना अंबापुरा पुलिस को भी दी गई है। पुलिस ने कहा कि मामले की प्राथमिक जांच की जा रही है और पीड़िता के बयान के बाद ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष केसलाल मीणा ने जानकारी दी है कि 2 जुलाई 2025 को बसपा की एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक होटल मानक पैलेस धरियावाद सलूम्बा रोड पर सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में राजस्थान प्रदेश प्रभारी एवं अध्यक्ष जॉन प्रभारी रतनलाल जाटव सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। इस मौके पर संगठन की आगामी रणनीति और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच संवाद को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक को सफल बनाने के लिए जिला अध्यक्ष केसलाल मीणा, चित्तौड़गढ़ के पूर्व जिला अध्यक्ष हमीनुर खां पठान, पूर्व जिला प्रभारी शंभू मौर्य और प्रतापगढ़ के जिला प्रभारी शंकर सिंह ने जिले का दौरा कर प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बैठक में अधिक संख्या में उपस्थित होकर संगठन को मजबूती देने की अपील की। बसपा नेतृत्व की यह पहल आगामी चुनावों और संगठनात्मक मजबूती की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।